हेलो ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग अकाउंटिंग पेपर 1 सी इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। टोटल आपको इस पेपर में 12 चैप्टर है अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये 12 चैप्टर में आपके 6 चैप्टर कंपनीज अकाउंट पे और 6 चैप्टर आप लोग के अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस एंड स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग पे। तो मैं पहले रिवीजन में मैं कंपनीज अकाउंट शुरू कर रहा हूं, और जो 6 चैप्टर कंपनीज अकाउंट पे बोनस एंड राइट इशू, redemption of preferences, redemption of debenture, profit prior to incorporation, company's financial statement and cash flow statement। तो इन रिवीजन लेक्चर्स में सबसे पहले हम लोग कंपनीज अकाउंट से शुरू करेंगे, और इसी सीक्वेंस में जो आपको वीडियोस आते जाएंगे इसी सीक्वेंस में आएंगे जो चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे। उसके बाद फिर मैं स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो चैप्टर है, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन, डिपार्टमेंट अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर ये चैप्टर्स हम कवर करेंगे। और इसके बाद सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम लोग कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग आपका जो इंट्रोडक्शन है वो, फिर फ्रेमवर्क, फिर आपके सिलेबस में एस 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 एंड 16 जो कि ग्रुप 1 अकाउंटिंग में है। आपको थोड़े बहुत चेंजेस आए आप लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, लेकिन जो भी रिसेंट बैच हुई है मेरी उनको घबराने की जरूरत नहीं। उसमें ऑलरेडी जो आपका लेटेस्ट वाले थे एप्लीकेबिलिटी वही कवर करो। लेकिन कोई जो ऐसे स्टूडेंट है जो पुराने स्टूडेंट और वो लेक्चर्स देख रहे, तो आप एप्लीकेबिलिटी में मैं डिस्कस करूंगा जो भी चीज चेंजेस, जैसे शेड्यूल 3 में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस, जब वो चैप्टर आएंगे जब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो लेक्चर्स आपको आएंगे इसी सीक्वेंस में आने वाले, और हम लोग पहले कंपनीज अकाउंट करेंगे रिवीजन के लिए। रेगुलर बैच में मैं इंश्योरेंस क्लेम से जनरली शुरू करता हूं, लेकिन रिवीजन के लिए हम पहले कंपनीज अकाउंट पूरा कवर करेंगे, उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पे जाएंगे एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट 1 मंथ में, 1 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, और आपके नोट्स इस तरीके से बनाए गए ताकि उस नोट्स में हर चैप्टर में चीज ध्यान रखा गया कि पहले हम उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, लगभग सारे कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद आप लोग को मास्टर सम्स दिए हुए वो भी हम लोग यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। और मास्टर सम इस तरीके से मैंने चूज किया ताकि हर तरह के जो ट्रांजेक्शन चैप्टर में एडजस्टमेंट जो चैप्टर में वो सारे के सारे एडजस्टमेंट वहां पे कवर हो जाए। और हम लोग इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स तैयार करेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते वैसे कवर करें, किस तरह के एडजस्टमेंट आते वो वाले क्वेश्चन कवर करें, और उसके अलावा अगर कोई ऐसा लगा कि एडजस्टमेंट छूट रहा है वो क्वेश्चंस में, तो वो भी कवर करें ताकि वो चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट हम लोग वहां पे डिस्कस कर ले, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पहले आप उसको देख के जाएंगे तो आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर में जो एडजस्टमेंट है वो उन क्वेश्चंस में कवर हो जाए। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कंपनीज अकाउंट से, और कंपनीज अकाउंट में आपका पहला चैप्टर है बोनस एंड राइट इशू। तो वहां से शुरू करते हैं हम लोग, और ये पीडीएफ आपको आप लोग डाउनलोड कर सकते। आप लोग हर चीज को मेरी बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। नेक्स्ट 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करें कंपनीज अकाउंट का जो पहला चैप्टर हमारा बोनस एंड राइट इशू। सो बोनस एंड राइट इशू चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले बोनस एंड राइट इशू होता क्या, जैसे कि आपको इस चैप्टर का नाम दिख रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे इस चैप्टर में बोनस और राइट इशू दो चीज के बारे में वो बात कर रहा है। तो इस चैप्टर में दो चीज कवर है, एक तो बोनस और दूसरा राइट इशू। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बोनस इशू की, पहले बात करेंगे और उसके बाद फिर राइट इशू पे डिस्कशन होगा। व्हाट डू मीन बाय बोनस? बोनस का मतलब यहां पे होता है कि जो कंपनी रहती है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देती है। तो कंपनी, ये कंपनी हमारी, सपोज इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, और ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रही। तो ये इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इनको ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। अकाउंटिंग एंट्री पे मैं 2 मिनट में आता हूं, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है वो इन्हें फुलफिल करना पड़ेगा बोनस शेयर्स इशू करने के पहले। कौन सी कंडीशंस होंगी? पहले इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोनस शेयर्स जब भी इशू करे कंपनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स वो दे रही है। वैसे अगर देखा जाए, मैं अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन देखा जाए तो शेयर होल्डर्स फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता बोनस शेयर्स इशू करने से, क्योंकि बोनस शेयर्स हम इशू करते हैं, उसके अकाउंटिंग एंट्री पे आएंगे जब डिस्कशन होगा।
बोनस शेयर जब हम इश्यू करते, पहले बात करते अगर कोई नॉर्मल शेयर्स इश्यू करे, क्या एंट्री पास करते हम लोग? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक तो यहां पे आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप बोनस शेयर्स दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रहे हो, तो शेयर कैपिटल आएगा क्योंकि शेयर्स आपके बढ़ रहे। लेकिन आपके डेबिट में आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा है। तो क्या चीज आ रही है? हमको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स दे रहे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे, तो क्या डेबिट करेंगे? तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करते। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर्स फंड का एक पार्ट है और शेयर कैपिटल भी। तो इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी बुलाते, बोनस शेयर्स जब इश्यू करती है कंपनी। क्यों? क्योंकि आप रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर रहे हो, पैसा तो नहीं आ रहा लेकिन आप शेयर्स इश्यू कर रहे, तो किसको डेबिट करेंगे? तो आपके पास जो रिजर्व है उन रिजर्व्स को आप कम करते हो और उसके बदले में रिजर्व्स को कम करते हो, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते तो हम उसको क्या करते? डेबिट। तो रिजर्व को डेबिट करते हो मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कम करते हो और उसके बदले में शेयर कैपिटल को बढ़ाते हो। तो शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल दोनों शेयर होल्डर्स फंड में आता है। तो आप रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर रहे हो और शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हो। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी इसको बुलाते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट को कम कर रहे हो और अपना कैपिटल वाला पार्ट बढ़ा रहे हो। लेकिन कुछ कंडीशन से कोई कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करती, फर्स्ट इट शुड बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑथोराइज इन जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग में ऑथोराइज होना चाहिए कि बोनस शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो। और वो कंपनी ने नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए पेमेंट में। किस चीज की पेमेंट में? इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया या प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेथ, स्टेटरी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, लाइक एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है ना, और आपका पेंशन फंड, कोई भी चीज आपके एम्प्लॉइज को इसमें डिफॉल्ट नहीं करनी चाहिए। या कोई डेप्ट है तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट देने में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। और पार्टली पेड अप शेयर्स अगर है तो उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ता है। पार्टली पेड अप शेयर्स को सेक्शन 63 जो डील करता है बोनस शेयर से, वो कहता है आपको कि आप पार्टली पेड अप शेयर्स उसको बोनस शेयर्स नहीं देते, तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको बोनस शेयर्स दे सकते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसकी अकाउंटिंग पे भी अभी डिस्कस हम करेंगे। तो एक होता है कि दो पार्टी जब कंपनी को ये बोनस शेयर्स इशू करे, दो पार्टी, ऑब्वियसली हर ट्रांजैक्शन की तरह यहां पे भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है। एक वो कंपनी जो बोनस शेयर्स इशू कर रही है। तो अकाउंटिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है, ना ही तो वो इन्वेस्टर जिसको ये बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है। तो जो शेयर होल्डर्स है उनको ये बोनस शेयर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है ये शेयर होल्डर्स है, ये शेयर होल्डर्स है, ये बोनस शेयर्स फ्री में दे रहे, तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जो बोनस शेयर्स आप दे रहे हो इन शेयर होल्डर्स को, तो इन्हें भी तो इन्हें बोनस शेयर्स मिले, इनकी बुक्स में कैसी अकाउंट होंगी, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर होता है कि ये शेयर होल्डर जिनको ये बोनस शेयर्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनकी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होंगी, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर होता है। लेकिन जो कंपनी इश्यू कर रही बोनस शेयर, उसकी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो हम लोग ये बात करेंगे कि कंपनी अपनी बुक में कैसी अकाउंटिंग करेंगे जो बोनस शेयर्स इश्यू कर रही है। तो दो चीजें मेन है आपका यहां पे कि सेक्शन 63 आपका एक इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जिसको डील करती है सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसे कौन डील करता है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 इसे डील करता है। और जो एक राइट साइड में जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पे मैं 2 मिनट बाद आता हूं। तो पहले मैं ये डिस्कस करो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन, फिर मैं इस पे आता हूं। अकाउंटिंग एंट्रीज अपन दोनों की डिस्कस करेंगे। अब खुद हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई यहाँ पे जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, तो आप नॉर्मल, अगर मैं क्योंकि नॉर्मल में कंपनी अगर कोई शेयर्स इशू करती है तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस केस में मैं कैश और बैंक को डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं आएगा। तो मैं टू शेयर कैपिटल करूंगा, लेकिन मैं डेबिट किसको करूंगा? डेबिट किसको करूंगा? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा। तो आपके पास जो रिजर्व है, उन रिजर्व को यूटिलाइज करते और उससे हम लोग बोनस शेयर्स इश्यू करते हैं। इसका मतलब जो हम एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री का नेट इफेक्ट यही होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
लेकिन मैं कौन से रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत तरह के रिजर्व एंड सरप्लस होते, कौन से रिजर्व एंड सरप्लस मैं यहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू। तो यहां पे इसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व हम लोग करेंगे और इसे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हम क्यों इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से बुलाते, क्योंकि हम रिजर्व एंड सरप्लस यूटिलाइज करें, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा यहां पे कम होगा और उसके बदले में शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होकर कैपिटलाइज हो रहा है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में जा रहा है वो, इसीलिए इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी बुलाते। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से रिजर्व एंड सरप्लस मैं यहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं। तो सबसे पहले एक होता है हमारा सीआरआर। व्हाट डू मीन बाय सीआरआर? सीआरआर मींस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो जब भी हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आप करते तो आप लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, वो चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं, कि आप देखोगे कि सीआरआर क्रिएट होता है। और सबसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, जो रिजर्व आपके सामने दिख रहे स्क्रीन पे यहाँ पे, सबसे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व उसमें आप लोगों का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कंपनीज एक्ट का सेक्शन 69 डील करता है इससे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 69 डील करता है और वो कहता है यहाँ पे कि आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ शेयर्स के वक्त, जो ये सीआरआर अकाउंट क्रिएट करते, ये सीआरआर को हम सिर्फ क्यों क्रिएट करते, मैं आपको वो रिडेम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि क्यों सीआरआर क्रिएट करते, उसका भी कोई लॉजिक है, तो वहां हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये सीआरआर अकाउंट क्रिएट हुआ, ये सिर्फ एक ही जगह पे यूटिलाइज हो सकता है, वो है बोनस शेयर। तो आपको नहीं लगता कि आज कंपनी अगर कोई बोनस शेयर्स इशू करे तो ये सीआरआर तो सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए ही यूटिलाइज हो रहा है, तो मौका मिला है उसको यूटिलाइज कर लो। तो जब अगर आपको क्वेश्चन में बहुत से रिजर्व दिया और ये नहीं कहा कि ये पर्टिकुलर रिजर्व को पहले यूज करो, तो उस केस में लॉजिकली कॉमन सेंस ये कहता है कि सबसे पहले हमने सीआरआर अकाउंट को, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, वो एक ही जगह यूटिलाइज हो सकता है और वो जगह है आप लोगों की बोनस शेयर्स के लिए। तो मौका मिला है उसको यूटिलाइज कर लो। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एक आप बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है आपका, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन नंबर 52 है वो डील करता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 52 है, वो डील करता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। लेकिन सेबी कहता है आपसे कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो जो कलेक्टेड इन कैश हुआ, सेबी कहता है कि ये जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट शुड बी कलेक्टेड इन कैश। मतलब सेबी की गाइडलाइंस किसको एप्लीकेबल होती है? लिस्टेड कंपनी को। तो लिस्टेड कंपनी को होता है, मतलब वो कहता है कि जो कलेक्शन इन कैश, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन इन कैश, मैं आपको भी कुछ एंट्रीज यहाँ पे फॉर्म करता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वो जो है दैट कैन बी यूटिलाइज। सेक्शन 52 के अगर आप लिस्ट देखोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां यूटिलाइज हो सकता है, उसमें से एक बोनस शेयर्स भी है। तो बोनस शेयर्स के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम यूटिलाइज कर सकते, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस है वो 5 जगह सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होता है, उसमें से एक बोनस शेयर है, सेक्शन 52 जो कहता है। तो उसमें अगर सेबी की गाइडलाइंस है, लेकिन दैट सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी कलेक्टेड इन कैश, और सेबी किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी। मतलब लिस्टेड कंपनी के लिए ये एडिशनल कंडीशन होगी कि दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, सब्जेक्ट टू कि वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी कलेक्टेड इन कैश। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टेड इन कैश? व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टेड इन कैश? कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी कलेक्टेड इन कैश, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टेड इन कैश? मैं कुछ एंट्रीज यहाँ पे फॉर्म करता हूं, आपको यू समझ में आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे अपन 2 एंट्रीज लेते, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने अगर कोई शेयर्स इशू करा, एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर मार्केट में, मैंने उसको 12 रुपए में इशू करा, क्या एंट्री पास करूंगा? मैं तो कहूंगा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आपको पता है फेस वैल्यू ही जाती है, और फेस वैल्यू शेयर सपोज, फेस वैल्यू ऑफ शेयर सपोज यहाँ पे 10 रुपीज है, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए, टू शेयर कैपिटल मैंने कहा यहाँ पे 10 रुपए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है,
और वो कितना है, 2 रुपए। अब मैंने कहा कि 10 रुपए का शेयर था, 12 में इश्यू किया, 12 रुपए हमको शेयर होल्डर से मिले, 10 रुपए शेयर कैपिटल, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं फर्क समझना, ये जो एंट्री पास कर, अब जो करने जा रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर लिया सपोज 12, एग्जाम्पल है, अमाउंट पे मत जाना कि 12 रुपए का कौन सा फर्नीचर है, एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12, उसके बदले में मैंने यहां पे शेयर्स दिया जिसकी फेस वैल्यू है यहां पे 10 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका 2 रुपए, प्रीमियम 2 रुपए। अब आप खुद बताइए कि यहां पर मैंने जब शेयर्स इशू किया 10 रुपए का 12 में किया, लेकिन इसके बदले में मुझे यहां पे पैसा नहीं आया, पहले वाले केस में पैसा है, दूसरे वाले केस में मुझे फर्नीचर आया। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये कलेक्टेड इन कैश नहीं है, ये कलेक्टेड इन कैश नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले में आपको फर्नीचर आया था, कैश नहीं आई थी। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आप बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। मगर यहां पे ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यहां ये सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 से क्रेडिट हुआ, और यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको 2 से क्रेडिट हुआ है। मतलब दोनों ही एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 से क्रेडिट हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या आप लोगों की, पहली एंट्री में आपको पैसा आया सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले में, और दूसरी एंट्री में आपको एक फर्नीचर आया। तो आप ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम आप बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब ये जो 2 रुपीज है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और ये वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट सेकंड वाला जो है उसके बदले में अपने को कैश नहीं है। तो दिस सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, बट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी कलेक्टेड इन कैश इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस है। ओके, अनलिस्टेड को चलता है। ओके उसके बाद थर्ड आपका फ्री रिजर्व। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व का मतलब वो होता है कि जो डिविडेंड के यूटिलाइजेशन आप उसका डिविडेंड उससे दे सकते हो, तो वो फ्री रिजर्व उससे कहते हैं। तो एग्जांपल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फ्री रिजर्व है। तो ये स्क्रीन पे आपके रिजर्व दिख रहे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व, एग्जांपल जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन में उसने बोला कि कौन सा यूटिलाइज आपको पहले करना है तो आप वही करोगे, मगर आपको कुछ नहीं बोला तो कॉमन सेंस ये कहता है कि सबसे पहले लॉजिकली सबसे पहले सीआरआर करना चाहिए, क्योंकि सीआरआर सबसे रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको डील करता है सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट, और वो सेक्शन 69 है, वहां पर वो क्रिएट होता है। कैसे होता है अपन बात करेंगे रिडेम्पशन वाले चैप्टर में, लेकिन वो एक ही जगह यूटिलाइज होता है और वो है बोनस इशू। तो आप सिक्योरिटी जो सीआरआर है उसको हम बोनस इशू में हमको मौका मिला, हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। एंट्रीज मैंने अभी तक नहीं बोला, 2 मिनट पेशेंस रखें, एंट्रीज पर भी हम आएंगे। लेकिन एक रिजर्व जो आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में थे उसने स्पेसिफिकली बोला कि आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व को लॉजिकली उससे क्यों नहीं बोलाऊंगा कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब आप खुद सोचिए, अभी रिवीजन बैच है, आपने पूरा सिलेबस पहले पढ़े हो, तो मैं लिंक कर सकता हूं कोई और चैप्टर से भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है रिवैल्यूएशन से। तो कोई आपने फिक्स एसेट को रिवैल्यू करे होंगे तो क्या एंट्री पास होंगी? पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो पीपी को डेबिट करे, आपका एसेट साइड पीपी बढ़ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। तो आपने एसेट साइड बढ़ा दिए, अपवर्ड रिवैल्यूएशन में एसेट साइड बढ़ा दी, और आपने रिजर्व एंड सरप्लस यहां पे बढ़ा दी। तो इस तरीके से आप हो सकता है कि मैनिपुलेशन करे कि कोई कंपनी ने अपनी एसेट बढ़ा दी वहां पे, या रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दी और बड़े अच्छे से ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस भी बांट रही है। तो मार्केट में ये इमेज जारी कि अरे वाह क्या कंपनी है, क्या परफॉर्म कर रही है, ये तो इनके पास तो रिजर्व एंड सरप्लस है खूब, और ये बोनस शेयर्स मार्केट में बांट रही है, ये जाएंगे। इनफैक्ट वो तो वहां पे अपनी एसेट बढ़ा रहे पीपी की, या लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करे, और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया तो उससे बोनस शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करे। अब आप इसको समझो लॉजिक को। मैंने पहले एंट्री पास किया, जब रिवैल्यू किया कोई पीपी को, तो मैंने एंट्री पास किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। मेरा एसेट साइड में पीपी बढ़ गया और रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़ गया। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को अगर परमिशन रहती कि मैं बोनस शेयर्स इश्यू करूं तो मैं एंट्री पास करता रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व को कैंसिल किया और ऊपर में शेयर कैपिटल बढ़ा दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है भाई, यहाँ एसेट भी बढ़ा रहे हो, शेयर कैपिटल भी बढ़ा रहे हो, मार्केट में इमेज जारी के बोनस शेयर्स बांट रहे, तो वैसा अलाउड नहीं है। सो वी कैन नॉट यूटिलाइज रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ
बोनस इश्यू, ये चीज आप ख्याल रखेंगे। तो मैंने ये वाला पार्ट अभी बात की आपसे, ये सेक्शन 63 कंपनीज एक्ट का इससे डील करता है। ये वाला जो पार्ट है आपका टेबल एफ है, मैं उस पर आता हूं थोड़ी देर में, पहले हम ये डिस्कस करें। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरीके से करी जाती है। अकाउंटिंग एंट्री तो सिंपल सी बात है कि रिजर्व्स को आप कम कर रहे हो, तो जब आप एंट्री पास करोगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो जब आप उसको यूटिलाइज करें तो रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा हमको, कम। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो समझदारी इसमें सबसे पहले आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज करना, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम करना। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी 5 जगह यूटिलाइज होता है सेक्शन 52 के हिसाब से, तब उसमें से एक बोनस शेयर आज मौका मिला उसको कर लो। तो सबसे पहले आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज करो, उसके बाद हम यूटिलाइज करेंगे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके बाद फिर फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैंने एंट्री पास किया रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर, तो आपने बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट करके लायबिलिटी क्रिएट करे कि हमें शेयर होल्डर को कुछ देना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। अब फिर हम उनको शेयर्स देंगे, तो हम वो लायबिलिटी को कैंसिल करें तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, सो एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये अगर देखा जाए तो मैंने बोनस टू शेयर होल्डर को यहाँ क्रेडिट किया और बोनस टू शेयर होल्डर को फिर यहाँ पे डेबिट किया। तो यहाँ पे जब ये एंट्री पास हुई तो नेट इफेक्ट तो ये हुआ, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज हम बोनस शेयर्स की पास करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एंट्रीज वहां पे आ सकती, जब हम अभी क्वेश्चन हम देखेंगे तो जो एंट्रीज यहाँ पर आ सकती है बोनस शेयर्स की, वो हो सकता है कि पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए हम बोनस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, तो सेक्शन 63 के हिसाब से। तो अगर हमको पार्टली पेड अप शेयर्स दिखते तो क्वेश्चन में जरूर कहेगा कि उसको पहले फुल्ली पेड अप करो, पहले क्या करो, उसको फुल्ली पेड अप करो, फुल्ली पेड अप करे बाद ही हम उसको शेयर्स बोनस शेयर्स दे सकते। तो इसके दो एंट्री के अलावा कोई क्वेश्चन में हम दे सकते हैं कि पार्टली पेड अप है तो उसका फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास होगी और फाइनल कॉल का अमाउंट आएगा, फिर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं और फुल्ली पेड अप हुए बाद फिर हम उनको बोनस शेयर्स इश्यू करते हैं। तो ये रहा डिस्कशन हमारा बोनस शेयर्स का रिलेटेड टू सेक्शन 63। लेकिन एक और तरीका है यहां पे ओके हाँ, अब मैं यहां पे आता हूं जो कि आपको ये वाला जो पार्ट है आपका टेबल एफ क्या कहता है, कंपनीज एक्ट का टेबल एफ वो कहता है कि कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। अब ये क्या चीज है, ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर्स आप यहां पे कोई फुल्ली पेड शेयर्स इश्यू नहीं करे, तो ये किस तरह का बोनस हुआ, सेकंड केस जो मैं कह रहा हूं, ये किस तरह का शेयर, ये किस तरह का बोनस हुआ कि इसमें मैं एक्चुअल में फुल्ली पेड अप कोई शेयर्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोई शेयर होल्डर से जो हमारे कंपनी के जो शेयर्स हमने मार्केट में इश्यू कर रखे वो पार्टली पेड अप है। सपोज 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए पेड अप है, तो आप कहोगे सर 10 में से 8 ही तो पेड अप है। अगर आपको सेक्शन 63 में पूरे शेयर्स ही इश्यू करना है, सेक्शन 63 के हिसाब से वो 8 को 10 रुपए पहले फुल्ली पेड अप करेंगे, और फुल्ली पेड अप मतलब वो 2 रुपए उनसे बुलाएंगे, उसको फुल्ली पेड अप करेंगे और उसके बाद फिर हम उनको बोनस शेयर्स देंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे हम क्या करें, 10 में से, अभी एंट्रीज पे मैं आता हूं, 10 में से 8 रुपए अगर पेड अप है तो जो 2 रुपए वो हम क्या करते हैं, उनसे नहीं बुलाते, और जो नहीं बुलाते उसको रिजर्व्स के अगेंस्ट में हम एडजस्ट कर लेते हैं, रिजर्व्स के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते। उसकी एंट्रीज में सिखाता हूं आपको। तो एंट्रीज हमने कहा कि सर 10 में से 8 पेड अप है तो 2 रुपए नहीं बुला रहे, वो 2 रुपए उसको फुल्ली पेड अप हम 10 रुपए का कर ले, लेकिन वो जो 2 रुपए वो मैं किस में एडजस्ट कर लेंगे, वो 2 रुपए हम रिजर्व में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने सेक्शन 63 में अभी देखा आई कैन यूटिलाइज सीआरआर, आई कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। लेकिन जब टेबल एफ में आप कोई पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करो और फुल्ली पेड अप जब कर रहे तो वो जो अनपेड अप अमाउंट है वो उनसे बुला नहीं रहे, वो हम रिजर्व में मतलब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपए करेंगे, तो रिजर्व 2 रुपए से कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल 2 रुपए से मेरा बढ़ जाएगा। तो क्या चीज है यहाँ पे, रिजर्व मेरा 2 रुपए से कम हुआ और क्या मेरा कैपिटल 2 रुपए से बढ़ गया, तो वो कैपिटल जो फुल्ली पेड अप हो गया, जो पहले 8 का तो 10 रुपए का हो गया। लेकिन आप कौन से रिजर्व्स को इस केस में जो पार्टली पेड अप शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप कर रहे हो और जो फुल्ली पेड अप करते वक्त जो अमाउंट अनपेड अप अमाउंट था वो अमाउंट हम उनसे नहीं बुला रहे, उसको हम एडजस्ट करें रिजर्व्स के अगेंस्ट में। लेकिन क्या हम सेक्शन 63 की तरह यहां पर भी हम वही रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकते? द आंसर इज नो। यहां पे ओनली फ्री रिजर्व यहां पे हम लोग सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज। वही मतलब सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम इस केस में यूटिलाइज नहीं हो सकता।
सिर्फ फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व P&L अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, मगर आपका सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकता। वो जब आप पूरे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आप दे रहे हो जब भी वहां पे इशू होता है। अब ये जब आप कोई पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हो तो इनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहली बात, जब पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या एंट्री पास करोगे। तो अब आप पहले ये देखो, मैंने कहा कि मैं रिजर्व्स को डेबिट करूंगा, मगर यहां पे मैंने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट किया। मैंने यहां पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया, क्योंकि वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते जब पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप में कर रहे हो। ओके, तो मैंने वहां पे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। टू, अपने को किसको देना, बोनस टू शेयर होल्डर। अब यहां पे देखो हाईलाइट करके रखा है, ओनली फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज। आप फ्री रिजर्व ही यूटिलाइज कर पा रहे हो। फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व बोले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, वो ही यूटिलाइज कर सकते हो, आप सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब मैं ये एंट्री पे वापस आऊंगा, मतलब बोनस टू शेयर होल्डर वाले पॉइंट पे वापस आऊंगा, लेकिन आपने बोनस टू शेयर होल्डर हमें उसे कुछ देना है शेयर होल्डर्स को, तो हमारे लिए लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। नाउ कम टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब शेयर फाइनल कॉल की क्या एंट्री पास करते हैं, जब ड्यू की एंट्री पास होता है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखेंगे नेक्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री जो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास की है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री पास किया, मैंने ये बोनस शेयर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास किया। अगर ये पैसा आ जाता ये फाइनल कॉल का, तो मैं यहां पे एंट्री पास करता था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन मैं बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं यहां पे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करो, पैसा नहीं बुला रहा। तो आपने जो बोनस टू शेयर होल्डर यहां पे लिए थे वो लायबिलिटी को आपने कैंसिल यहां पे करे, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि अब आप उनसे वो पैसा नहीं बुला रहे, तो वो आपने क्या कर इन द फॉर्म ऑफ बोनस हो गया। तो आप यहां पे देखोगे मैंने यहां पे बोनस टू शेयर होल्डर को क्या किया, डेबिट किया। तो मैंने यहां पे बोनस टू शेयर होल्डर को पहले यहां पे क्रेडिट किया और यहां पे डेबिट करके कैंसिल कर दिया। उसी तरह इसको जो मैंने हाईलाइट कर शेयर फाइनल कॉल को डेबिट करके क्रेडिट करके कैंसिल हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नेट एंट्री पास हुई। लेकिन ये पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए एंट्री हमने पास की। अगर मैं यहां पे एंट्री, यहां पे अगर मैं कहूं यहां पर एंट्री, अगर मैं बोनस टू शेयर, अगर ये पैसा आता फाइनल कॉल पे, तो मैं यहां पे एंट्री पास करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन हम उनसे पैसा बुला ही नहीं रहे, तो आपने जो लायबिलिटी क्रिएट करे थे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये जो लायबिलिटी क्रिएट करे थे उस लायबिलिटी को आपने यहां पे कैंसिल करे। तो यहाँ पे ये लायबिलिटी क्रेडिट, इसको डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट तो कैंसिल हुआ, और इस शेयर फाइनल कॉल के यहाँ पे ये डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, इसके बदले में पैसा नहीं आया, उसके बदले में आपने उनको इन द फॉर्म ऑफ बोनस दिए, क्योंकि पैसा उनको नहीं दिए। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल कॉल पे पैसा आना था वो किस में एडजस्ट हुआ, वो ये फ्री रिजर्व में एडजस्ट हुआ। तो ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। बट फ्रॉम एग्जाम, मैं दोनों अब इस पे क्वेश्चन, बिग सिंपल क्वेश्चन भी हम देखेंगे इस पे, इन एंट्रीज पे। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं बेटा, तो आप लोग जो पहला वाला है इसी पे क्वेश्चन आते, इसी पे आते। लेकिन अपने को पता रहना चाहिए, कभी कोई अटेम्प्ट में आ गए तो इस पे क्वेश्चन भी हम देखेंगे, तो अपने को आना चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस पे आता है। और क्वेश्चन मैंने देखा अभी, अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आपसे वो पूछता है एग्जामिनेशन में, तो वो आप लोगों को 12 नंबर का कुछ पूछ सकता है। लेकिन आपको सिर्फ बोनस शेयर्स की एंट्रीज पूछता है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आखिरी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको करना होता है, उसमें बोनस शेयर्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि अब एंट्रीज पास करो उसकी, उसमें आ जाता है। ये कभी कभी होता है कि बीच में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो रहता है 5th तक, जिसमें 12 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 16, 4, इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। वहां पे भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल वाला क्वेश्चन बोनस शेयर्स पे आ सकता है। और अगर आपको फुल फ्लेज वाला है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, तो उस केस में आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनाओ, तो फिर आपको 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस पे बोनस शेयर्स पे आ सकता है। तो अभी हम कुछ मास्टर सम्स करेंगे किसके ऊपर, बोनस शेयर्स पे। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा राइट इशू के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। तो बोनस शेयर्स पे जो क्वेश्चन हम लोग को देखना है मास्टर सम्स, पहला यहां पे पास जनरल एंट्रीज इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो पहला यहां पे वो कहता है हमसे, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल, ए लिमिटेड कंपनी
A limited company with subscribed capital of rupees 5 lakh consisting of 50,000 equity share of rupees 10 each, called up capital 7.5 per share, a bonus of rupees 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid. अब देखो ये कौन सा वाला केस है, ये वाला जो केस है जो अभी आपको यहां पर मैंने पढ़ाया, ये वाला केस है जो अभी आपको जस्ट पढ़ा है, ये वाला है कि पार्टली पेडअप को बोनस फुल्ली पेडअप करने के लिए कह रहा है। पार्टली पेडअप को क्या करने के लिए, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप करने के लिए कह रहा है। सो इसकी एंट्रीज किस तरीके से यहां पे फॉर्म होंगी ध्यान से। तो यहां पे हमारे पास कितना वो बोल रहा है कि मैं बोनस 1,25,000 में जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूं। ध्यान से वो शेयर्स कितना कॉल्ड अप है 7.5, उसकी फेस वैल्यू कितनी 10। इसका मतलब एक शेयर पे 2.5 रुपए हमको और बुलाना, एक शेयर पे कितना बुलाना है 2.5 रुपए और। सो यहां पे वो कहते हैं कि नहीं आप इसको यूटिलाइज कर लो। तो ये आपके 50,000 शेयर्स है, अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूं, 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक 7.5 कॉल्ड अप है और आप इसको फुल्ली पेड अप करना चाह रहे हो तो 2.5 आप पर शेयर। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकते 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 2.5, तो ये अगर करो तो ये 1,25,000 ही होता है। तो पहले तो आप रिजर्व को डेबिट करेंगे, तो यहां पे आप एंट्री में देखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप यहां पे एंट्री पे देखेंगे हमने एंट्री पास करी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट दैट इज 1,25,000। अब फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पास होगी, तो जब फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पास होगी तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल कितना आपका, ये जो ऊपर मैंने लिखा 50,000 शेयर से और फाइनल कॉल पे एक शेयर पे 2.5 रुपीज बुलाना है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट्स कम 1,25,000। तो शेयर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास करें, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। अब क्या हुआ कि जब ये शेयर फाइनल कॉल से पैसा अगर आ जाता तो मैं एंट्री पास करता था बैंक अकाउंट डेबिट, तो मैं एंट्री पास करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पे सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, मैं एंट्री पास करता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, लेकिन पैसा नहीं आएगा, हम इन द फॉर्म ऑफ बोनस दे रहे। तो आपने जो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट करे थे, जो बोनस टू शेयर होल्डर को जो आपने यहाँ पे क्रेडिट करे थे, वो बोनस टू शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट। वो आपने पहले लायबिलिटी क्रिएट करे थे, अब डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो शेयर फाइनल कॉल को आपने डेबिट करे, शेयर फाइनल कॉल को आपने क्रेडिट करे, तो जो आपने वो अकाउंट बोनस टू शेयर होल्डर शेयर फाइनल कॉल कैंसिल हो गया। नेट इफेक्ट ये हुआ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको पूरी एंट्रीज पास करा हो, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ओके, तो ये एंट्री पास हुई हमारी। देखो एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन आया नहीं कभी, लेकिन हो सकता है कि 4 नंबर या 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन एक पूछ ले और एंट्रीज उसमें ये वाली पूछ ले। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर हम आते हैं, वो क्या कह रहे हैं हमसे, वो कहता है यहां पे कि ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख consisting of equity share of ₹10 each had general reserve of ₹9 लाख। तो एक कंपनी है जिसके जनरल रिजर्व में कितना पैसा रखा हुआ है, जनरल रिजर्व में उसका कितना 9 लाख रुपए। इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अब ये तय करा गया कि वो 9 लाख रुपए जो जनरल रिजर्व में रखे उसमें से कैपिटलाइज करो 5 लाख। इसका मतलब ही होता है, उसने बोला कैपिटलाइज करो 5 लाख, तो इसका मतलब ही होता है कि वो आपको ये कह रहा है कि आप क्या करो वहां पे। इसका मतलब ही हो रहा है कि वो आपसे ये कह रहा है कि आप इसको बोनस शेयर, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मींस टू इश्यू बोनस शेयर। तो 9 में से वो कहता है कि 5 लाख रुपए के बोनस शेयर इश्यू करो रिजर्व में से बाय इश्यूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये सेक्शन 63 वाला है आपका, जो फुल्ली पेड वाले बोनस शेयर आप जो एक्चुअल में इश्यू कर रहे हो। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, एक शेयर हर 10 शेयर के बदले में। तो एक शेयर देंगे 10 शेयर के बदले में। अब यहां पे कह रहा है कितने शेयर है, यहाँ पे 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, तो 10 के बदले में एक शेयर वो बोल रहे थे 2, तो 10 के बदले में एक शेयर, तो कितने आ रहे 5,000 शेयर वो आ रहे। तो 10 के बदले में एक शेयर, 10 के बदले में एक शेयर मतलब 5,000 बोनस शेयर हम दे रहे, और एक शेयर कितना 10 रुपए का। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हम लोग, 10 जस्ट 1 मिनट, 10 रुपए में
5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, एक सेकेंड, तो 50,000 हो गया, 50,000 फुल्ली पेड बोनस। अच्छा नहीं, एक सेकेंड ना, ये जो आपका यहाँ पर इसने बोला ये पूरे के पूरे बोनस शेयर है, नॉट 5,000, नॉट 50,000, यहाँ पर इसका ये है, इसका 50,000, 50 लाख रुपीस के, वो 50 लाख है, तो 10 के बदले में एक, मतलब ये ऐसा हुआ 50,000, तो यहाँ पे 50 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 10 कर तो 5 लाख शेयर थे, तो उसने कैलकुलेट ही कर दिया, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है और ये नंबर ऑफ शेयर है, तो 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल 10 रुपए का एक, तो 5 लाख शेयर, तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर है, तो 10 के बदले में एक, तो यहाँ पे 5 लाख शेयर, ये 5 लाख शेयर है और 10 के बदले में एक, तो ये आपका आता है 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, तो उसने दे रखा है वहां पे 50,000 शेयर, और ये भी बोला कि 10 के बदले में एक, तो आपका कितना हुआ? ओके, 10 के बदले में एक बेटा, तो यहां पे 5 लाख शेयर थे, 10 के बदले में एक, तो कितना 50,000 शेयर, और एक शेयर कितना 10 रुपए का, तो मल्टीप्लाई बाय अगर 10 में करूं तो 5 लाख रुपए मेरे को लगेंगे रिजर्व एंड सरप्लस से। तो यहाँ पे उसने बोला कि जनरल रिजर्व आपको अमाउंट दिया है कि वो 5 लाख ही बोला, उसने यूटिलाइज कर सकते, तो मैं जब एंट्री यहाँ पे पास करूंगा तो क्या एंट्री पास होगी हमारी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर ₹5 लाख, आप देख सकते, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, आपने बोनस टू शेयर होल्डर को यहाँ पे क्रेडिट करके लाइबिलिटी क्रिएट करे, अब ये लाइबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे, सो एंट्री पास होंगी हमारी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारी एंट्री पास हुई बोनस शेयर्स इश्यू करने की। तो ये हमने सिंपल एंट्रीज देखे कि जब सेक्शन 63 के हिसाब से क्या एंट्री पास होती है और टेबल एफ के हिसाब से क्या एंट्री पास होती है, वो हमने यहाँ पे देखे। अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पे जाते हैं। एडवांस ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर एक फुल फ्लेज वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस शीट वाला, जो क्वेश्चन में हो सकता है जो पार्टली पेड अप शेयर से बोला कि पहले शेयर्स इश्यू करने के पहले उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, और उसके बाद क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि उसने बोनस शेयर्स के एंट्रीज तो पूछा, लेकिन ये भी कहा कि उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी बनाओ। ओके, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वो हमसे यहाँ पे कहता है मोबाइल लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितने उनके हैं शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर और 10 रुपए का एक। द कंपनी हैज ऑलरेडी इश्यूड 60% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल फॉर कैश। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के मेरा यहाँ पे शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख शेयर है जो कि ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल जिसमें 60% ऑलरेडी इश्यूड हो चुका है। तो 1 लाख का 60% तो 60,000, तो 60,000 तो ऑलरेडी इश्यूड हो चुका है। तो नाउ द कंपनी विशेस टू इश्यू बोनस शेयर्स in the ratio 1:5 to its existing shareholder. The following is the status of reserve and surplus of the company. तो एक एक करके अब यहाँ पे जनरल रिजर्व 1,60,000, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश 60,000, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ₹80,000। अब यहाँ पे उसने हमको रिजर्व्स के बारे में भी दिया और 4 पॉइंट उसने पूछा ABCD। अब सबसे पहला वाला पॉइंट आप समझना, वो कहते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। तो मेरे पास ऑथोराइज कैपिटल होगा 1 लाख शेयर्स का, ऑथोराइज कैपिटल होगा 1 लाख शेयर्स का, लेकिन इसमें से ऑलरेडी 60% इशू हो चुके। तो 60% इशू हो चुके, तो आपका बचता कितना है बेटा? वहां पे आपका 60% ऑलरेडी कैश के लिए इशू हो चुके, तो यहाँ पे बचता भला ही 40% है। लेकिन जब आप बोनस शेयर्स दोगे तो पूरे 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू नहीं हुए, आपने 60,000 ही 60,000 शेयर्स ही मार्केट में इशू हुए। तो 60% शेयर्स ही मार्केट में इशू हुए, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो मेरे 60,000 शेयर्स ही हुए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मेरे 60,000 शेयर्स ही एग्जिस्टिंग शेयर थे। अब वो कहता है कि मेरे को ये 1:5 मतलब 5 के बदले में एक, ऐसा नहीं कि 1 शेयर के बदले में 5 बोनस शेयर देने, 5 शेयर के बदले में एक हम लोग बोनस शेयर दे रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास 60,000 शेयर्स ही मैंने मार्केट में इश्यू करा। तो 60,000 शेयर्स जब मैंने मार्केट में इश्यू करा 5 के बदले में एक, तो मैं कितने शेयर्स इश्यू कर रहा हूं? 12,000 शेयर्स में बोनस शेयर्स इश्यू कर रहा हूं। तो आप यहां पे आंसर देखेंगे, फर्स्ट का जो दिया है एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल 60,000 शेयर्स और ये 5 के बदले में दैट इज 12,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का? 12 रुपए का। सो यहाँ पे सॉरी 12,000 शेयर थे, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। सो 12,000 शेयर, 12,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर।
तो ये अमाउंट हो गया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दैट्स कम रुपीज 1,20,000। वो आपका क्या हो गया, बोनस शेयर्स के लिए उतने आपको रिजर्व एंड सरप्लस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, कैन कंपनी इश्यू बोनस शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व ओनली। तो कहते हैं कि क्या सिर्फ जनरल रिजर्व से ही आप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। बोनस शेयर इनफैक्ट ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि फर्स्ट यूटिलाइज यू हैव कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये मेरे को 1,20,000 की रिजर्व की जरूरत है, और मैं अगर यहां पे देखूं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मेरा 80,000 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश 60, सो 80,000 प्लस 60,000 दैट्स कम 1,40,000। 1,40,000 होता है दोनों की मैं टोटल करूं, और मुझे तो 1,20,000 की जरूरत है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि फर्स्ट यूटिलाइज द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व देन सिक्योरिटी प्रीमियम, उसी में आपका सफिशिएंट है। 1,40,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के हो रहा है, और मुझे 1,20,000 की जरूरत है बोनस के लिए, तो सिर्फ 1,20,000 तो इसी से यूटिलाइज करो। और वो कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ अगर जनरल रिजर्व ही यूटिलाइज करते, कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इनफैक्ट वो पहले करना चाहिए, तो इसका आंसर गलत है वो जो बोल रहा है कि सिर्फ जनरल रिजर्व करो। तो यहां पे आप आंसर देखेंगे, इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू यूटिलाइज स्पेसिफिक रिजर्व अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। Therefore, if CRR and security premium are available, then company should utilize these reserve in priority over other free reserve. It is clear that company should not use general reserve in the given example, as capital redemption reserve and security premium are sufficiently available. What do you mean by sufficiently available here? कि यहां पे मेरे पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के होता है 1,40,000, 80 प्लस 60 1,40,000, और मुझे बोनस शेयर्स के लिए कितना यूटिलाइज करना है? मुझे बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज करना है 1,20,000, तो सफिशिएंटली अवेलेबल। तो फर्स्ट यूटिलाइज द स्पेसिफिक रिजर्व, ये अगर कम जाते तो फिर हम फ्री रिजर्व पे आते, तो इसलिए वो गलत बात है जो कह रहा है। उसके बाद हमसे पूछता है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो गिव द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर सच बोनस इश्यू। अब जर्नल एंट्रीज पूछा, तो यहां पे जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से, लेकिन जब आप रिजर्व आप यूटिलाइज करोगे, तो रिजर्व यहां पे क्या करोगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 80,000 है, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 80,000 यूटिलाइज करूंगा यहां पे। तो क्या रिजर्व डिक्रीज इन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के क्रेडिट बैलेंस होते, और जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट बैलेंस, जिसके क्रेडिट बैलेंस वो डिक्रीज होती, तो हमें क्या करना होता है? डेबिट। दैट्स व्हाई कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40। व्हाई 40? क्योंकि हमें बोनस शेयर्स के लिए 1,20,000 की जरूरत थी, और 1,20,000 में से सीआरआर ने अगर 80,000 कवर कर लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेनिंग 40। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, हमको 1,20,000 की जरूरत है, तो 40 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से करे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। नाउ देन उसके बाद ये जो आपने बोनस टू शेयर होल्डर को यहाँ पे क्रेडिट करे, लाइबिलिटी क्रिएट करे कि शेयर होल्डर्स को हमें कुछ बोनस देना है, और उसके बाद ये लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करे शेयर्स देके, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तो पहले लाइबिलिटी क्रिएट करे तो क्रेडिट, फिर वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करे तो डेबिट। सो ये बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास करें। लेकिन उसने पूछा एक्सट्रैक्ट भी बताओ कि किस तरीके से ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। उसने ये भी हमसे पूछा कि बैलेंस शीट में किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। अब आप सोचिए कि मेरा शेयर कैपिटल, मैंने तो ऑलरेडी अभी सिर्फ कितने शेयर्स इश्यू कर रखा था मार्केट में? 60,000, और अभी 12,000 और बोनस शेयर्स दिया, तो टोटल 70 ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स होगा। लेकिन 60,000 उसमें से पहले इश्यू कर रखा था, और अभी 12,000 रुपए के बोनस शेयर्स मैंने इश्यू करा, तो टोटल 72,000 के शेयर्स मैंने अभी इश्यू करा। सो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे देखेंगे आप। शेयर यहां पे शेयर कैपिटल नोट 1, तो नोट 1 में देखो ऑथोराइज कैपिटल कितना आपके 1 लाख शेयर और इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप 72,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। लेकिन ये एज पर शेड्यूल 3, जब आप अदर देन कैश कंसीडरेशन आपको शेयर्स इश्यू करते, तो आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो ये 72,000 जो आपने शेयर्स इश्यू करे, इसमें से 12,000 शेयर्स ऐसे जो कि आपने बोनस शेयर्स के लिए इश्यू इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स इश्यू करे, तो उसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं है, तो यू हैव टू आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो आउट ऑफ द अबव 12,000 shares have been issued as bonus share, it means other than cash consideration। तो ये तो ऑथोराइज कैपिटल, ये टोटल में काउंट नहीं होता, और ये आपका 7,20,000 is your
शेयर कैपिटल तो आप यहां पे देख सकते 7,20,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस में प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 25,000 ही रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा था 60,000 का, लेकिन 60,000 में से हमने 40,000 को यूटिलाइज कर लिए, तो कितना बचा 20,000 ही बचा। और हमारा जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था पूरा का पूरा 80,000 का यूटिलाइज कर लिए, तो उसका बैलेंस कुछ भी नहीं। और वहां पे जनरल रिजर्व एज इट इज, जो आपका जनरल रिजर्व 1,60,000 दिया वो एज इट इज है। तो टोटल यहां पर आप करते इसकी तो रिजर्व एंड सरप्लस की आता है 2,05,000। ये यहां पे इस तरीके से लिख देंगे आप। ये एक्सट्रैक्ट पूछा उसने, अब ये मतलब बैलेंस शीट टैली है, जो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोला है, वही इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके उन दो के बारे में हमको यहाँ पे बताना था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो अभी मैंने यहाँ पे देखा आपसे डिस्कस करा, इसमें और एक पॉइंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया नहीं। क्वेश्चन अच्छा है कि उसमें हर पॉइंट कवर करा, बेसिक कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इश्यू कर सकते हो, उसकी एंट्री बताओ, बैलेंस शीट कैसी दिखेंगे वो बताओ, क्या मैं जनरल रिजर्व ही यूटिलाइज कर सकता हूँ, फ्री रिजर्व ही यूटिलाइज कर सकता हूँ। इस तरीके से जो बेसिक पॉइंट आपके उसने यहाँ पे कवर करा है। हो सकता है कि कोई अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर का आ जाए। अब उसने एक और चीज इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वो पूछता है Is it possible for the company to issue partly paid up bonus share? नहीं, सेक्शन 63 के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, आपको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ही आप इश्यू कर सकते हो। सो आप यहां पे देखोगे एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 only fully paid up bonus shares can be issued, therefore it is not possible for the company to issue partly paid up bonus share। तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं कि पार्टली पेड अप बोनस शेयर दे एज पर सेक्शन 63, दैट शुड बी फुल्ली पेड अप। अगर पार्टली पेड अप है तो वो जो बचा हुआ है अनपेड अप, उसको अनकॉल्ड अप, तो उसको बुलाओ, अनकॉल्ड अप को बुलाओ और फुल्ली पेड अप करो, उसके बाद बोनस शेयर्स आप दे सकते हैं। वो बात अलग है कि टेबल एफ में कन्वर्जन हो सकता है कि जो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में करो, वो उसकी बात नहीं चल रही। नॉर्मल बोनस शेयर्स जो आप दे रहे हो यहाँ पे, क्या वो पॉसिबल है? क्या वो पॉसिबल है? क्या नहीं, वो बोनस शेयर्स नॉर्मल आप इशू पार्टली पेड अप को नहीं कर सकते, उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको आप मतलब फ्री में बांट रहे हो, वो फुल्ली पेड अप तो उसने पूरे पैसे तो नहीं दिए, उसको फ्री में बांटेंगे क्या? पहले अच्छा शेयर होल्डर्स तो बन जाओ पूरे पैसे देके, उसके बाद फिर उसको बोनस शेयर्स देते। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने डिस्कस करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक पॉइंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है कभी 4 मार्क या 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, क्योंकि जो बोनस शेयर से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो हर पॉइंट उसने इस क्वेश्चन में कवर करा है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कभी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कोई आ जाए। फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब आपको बोनस शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज तो उसने पूछा, बट एट द सेम टाइम उसने आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा कि एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाओ। सो बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हो अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे, मतलब बेसिक रहता है कुछ चीजें, मतलब बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, एंट्रीज हम पास करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस एंट्रीज, दो वो एंट्रीज को कंसीडर करके सो आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स बैलेंस शीट कैसी बनाई जाती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ऑथोराइज कैपिटल उसने हमको यहाँ पे दिया। ऑथोराइज कैपिटल कितना है यहाँ पे? ऑथोराइज कैपिटल आपका जो प्रेफरेंस का है 10,012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट्स 1 लाख रुपीज। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख। तो टोटल आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? ये ऑथोराइज कैपिटल है 11 लाख रुपए। फिर उसने इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में कहा 8,012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड, वो होता है आपका 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 80,000। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 8 पेड अप। अब देखो ये इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, 10 में से 8 ही है पेड अप है, तो मेरे को अगर यहाँ पे बोनस शेयर इश्यू करना है तो पहले इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में बोलेगा ही अपने को। उसके बाद फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व उसने अपने को रिजर्व एंड सरप्लस ने दिया, उसमें सबसे पहले यहाँ पे जनरल रिजर्व 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000, secured loan 12% debenture at the rate of ₹100 each. Now on 1st of April 2021, the company has made a final call at ₹2 each on 90,000 equity share. अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने फाइनल कॉल बुलाई। तो फाइनल कॉल यहां पर आप देखो 10 रुपए का शेयर है, 8 ही पेड अप है,
तो हमको अगर बोनस शेयर्स देना है तो पहले 2 रुपए बुलाना पड़ेगा। तो शेयर फाइनल कॉल हमने बुलाए है, यहाँ पे पैसा उस पर बुलाए। तो एक एक करके आगे बढ़ते, तो पहले इसकी एंट्री पास करते, फिर मैं आगे आपसे फिर मैं इसको रीड करता हूं। तो मैंने पहले शेयर फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री पास करी जो कि 1 अप्रैल को। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। ये अमाउंट किस तरीके से आया आपका, ये अमाउंट किस तरीके से यहां पर आया कि यहां पे आपका 90,000 शेयर है जो मार्केट में इश्यू करे और फाइनल कॉल 2 रुपए, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स 1,80,000। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब उसके बाद पैसा क्या 1 अप्रैल को आया क्या, नहीं। क्वेश्चन आगे जब हम पढ़ते तो हमसे वो कहता है द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 20th of April 2021। तो ये जो फाइनल कॉल जो ड्यू हुआ था 1 अप्रैल 2021 को, उसका पैसा हमको कब आया 20 अप्रैल को। तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमने 20 अप्रैल को फिर अपन ने वहां पे एंट्री पास करे 20th of April को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो ड्यू की एंट्री 1 अप्रैल को पास करे तो उसका पैसा अपने को 20 अप्रैल को आ गया। अब उसके बाद वो कहता है हमसे कि देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। हर 4 के बदले में 1 शेयर बोनस शेयर दो। अब थोड़ा सा समझ लो, नंबर ऑफ शेयर्स आपने मार्केट में इक्विटी कितने इशू कर रखे, 90,000 शेयर। कितने शेयर है, 90,000 शेयर। और वो कहता है कि 4 के बदले में 1 शेयर, 4 के बदले में 1 शेयर, तो कितना होता है 90,000 डिवाइड बाय 4, ये होता है आपका 22,500 शेयर। अब ये 20 और 1 शेयर कितने का है, 1 शेयर अपना 10 रुपए का। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो मेरे को बोनस शेयर्स के लिए जो रिजर्व की जरूरत है वो है 2,25,000 की। क्या क्वेश्चन में हमको स्पेसिफाई किया है कि कौन से रिजर्व को पहले यूटिलाइज करो, ऐसा कुछ बोला है क्या? तो आगे पढ़े तो वहां कहते हैं कि शो necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या लिखा हुआ है और क्या उसका मतलब होता है, अपन बात करेंगे भी। लेकिन पहले नॉर्मल एंट्रीज पास कर लेते पहले। तो यहां पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि पर्टिकुलर रिजर्व को आप पहले यूटिलाइज करो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे सीआरआर है नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 20,000। मेरे को कितने की जरूरत है, मुझे जरूरत है 2,25,000 की। मुझे कितने की जरूरत है, 2,25,000 की जरूरत है रिजर्व की। तो मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 है। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व तो कर नहीं सकता, उसके बाद फिर जनरल रिजर्व करो या पीएनएल करो, ऑल आर फ्री रिजर्व हो। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या करे, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को उसने पहले यूटिलाइज करा 20,000। अपने को कितने की जरूरत है, अपने को 2,25,000 की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले करा, जनरल रिजर्व में 1,60,000 ही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का 20,000 कर लिया और उसमें 20,000 ही है। सीआरआर क्वेश्चन में ही नहीं रहता तो उसको अपन सबसे पहले यूटिलाइज करते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन ने 20,000 रुपए से क्या किए, डेबिट। उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका आप यूटिलाइज करे तो आपने उसको क्या करे, डेबिट करे। अब उसके बाद जनरल रिजर्व में 1,60,000, तो 1,60,000 लिया और फिर प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ उसने पीएनएल में, मतलब आपको ये क्या, ये बैलेंसिंग फिगर मतलब 2,25,000 की जरूरत थी, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से कर लिए और 1,60,000 आपने जनरल रिजर्व से। तो 2,25,000 माइनस 20,000 और फिर माइनस 1,60,000, तो बचा हुआ 45,000 जो आपको कम जा रहा था वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किए। तो क्या इसका कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। आप ये फ्री रिजर्व को 1,60 को ना यूज करते हुए 2,25 की जरूरत थी, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना पीएनएल अकाउंट का 2,05,000, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। 2,25 ऐसा भी हो सकता था, वो कॉम्बिनेशन चलता है। मगर इस क्वेश्चन में 20 यहाँ से लिया, 1,60 यहाँ से, बचा हुआ 45,000 इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया। उसके बाद ये चीज, अब उसके बाद हमने इसको फुल्ली पेड, या आपने फुल्ली पेड अप पहले करे, फिर उसको आपने बोनस शेयर्स की जो रिजर्व को यूटिलाइज करे और आपने यहाँ पे क्रेडिट करे बोनस टू शेयर होल्डर। हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कि हमको शेयर होल्डर को कुछ देना, वो बोनस है। अब वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, सो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे इसके बदले हम, शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। So bonus to shareholder account debit to equity share capital, that's 2,25,000। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी एंट्रीज पास होंगी। मगर इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, बैलेंस शीट भी उसने अपने पूछा है, बैलेंस शीट भी पूछा है उसने।
ओके, एक्सट्रैक्ट पूछा है सिर्फ, चलिए ठीक है, एक्सट्रैक्ट ही पूछा है सिर्फ। तो यहाँ पे ध्यान से इसने एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मतलब वो इन चीजों के बारे में बात कर रहा है आपसे, जो यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूरी बैलेंस शीट नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे किस किस चीजों में फर्क पड़ा आपका, तो प्रेफरेंस शेयर्स तो वैसा ही है। अब ये जो 90,000 ये इक्विटी शेयर्स है, मैं ऑथोराइज में आऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना, ऑथोराइज की मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले आप ये बात करेंगे। 90,000 जो है, मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका बताता हूं, मतलब बैलेंस शीट फिर कोई भी चैप्टर में, जब आप कंपनीज अकाउंट ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग में तो बहुत बार होता है, और कंपनी फाइनिंग अब जैसे अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां तो बहुत बार होता है। लेकिन आपने बेसिक, मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं, आपको पता ही होगा, लेकिन ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज है जो आप जब भी कोई बैलेंस शीट बनाते हो तो होता क्या है कि आपकी एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, ये आपकी एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई रहती है, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट, प्लस आपने कोई जर्नल एंट्री पास करे हो, जैसे यहाँ पे जर्नल एंट्री, यहाँ तो पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, एक्सट्रैक्ट है, लेकिन कोई क्वेश्चन है सपोज, उसमें पूरी बैलेंस शीट आपको दी हुई है, उसके जर्नल एंट्रीज कुछ पास करे, यहाँ पे बोनस से रिलेटेड है, कोई चैप्टर, दूसरे चैप्टर में कोई और एंट्रीज होंगी, तो जर्नल एंट्री, इसके बाद वो पूछता है कि आप न्यू बैलेंस शीट बनाओ। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाते तो कुछ बेसिक चीजें याद रखना आपने, कि यहां पे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में आपकी, एक मिनट मुझे इसको मैं हटा दूं, फिर मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं इसको। आपको पूछा है न्यू बैलेंस शीट बनाओ, तो ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट जो आपको दी हुई रहती है क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, उसमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होगा, जिसके कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस होते, इसके क्रेडिट बैलेंस होते, और आपको एसेट साइड उस बैलेंस शीट में होगा, जिसके एसेट के कौन से बैलेंस होते, डेबिट बैलेंस होते। और इन जनरल एंट्री में, अगर आपने जनरल एंट्री में, अब ये आपने किसकी बात करें, ये बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में, ये जनरल एंट्री में अगर आपने उसको क्रेडिट करो, अगर आपने उसको क्रेडिट करो, अगर आपने उसको क्रेडिट करो तो उसको ऐड कर दो। क्यों, क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होता है। अगर आपने वो आइटम को डेबिट करे तो उसको लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट लेस होता है, क्रेडिट एक अलग, डेबिट तो लेस, इट्स लाइक बेसिक मैथ्स। तो यहाँ पे ये क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, क्रेडिट डेबिट माइनस होता है, और जो भी फिगर आती है वो आप न्यू बैलेंस शीट में उसको लिख देते हो। उसी तरह यहाँ पे एसेट के डेबिट बैलेंस होते, और इन जनरल एंट्रीज में अगर आपने उसको डेबिट करे तो उसको ऐड करना है। क्यों, क्योंकि डेबिट डेबिट ऐड होता है। तो यहाँ पे जो भी फिगर आएंगी फिर न्यू बैलेंस शीट में आप लिख दो, और ये डेबिट बैलेंस है, और जनरल एंट्रीज में अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट करो उस आइटम को, तो आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि क्रेडिट कर तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस और आप उसको क्रेडिट कर रहे हो तो उसको माइनस। तो जो भी फिगर आएंगे आप न्यू बैलेंस शीट में उसको लिख दोगे। वैसे मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं थी, बेसिक है जो आपने सीए फाउंडेशन में पहले शुरुआत में ये चीज पढ़ाई जाती है सारी। ओके, ये चीज ख्याल रखना है, इस चैप्टर में नहीं, कोई भी चैप्टर में जब आपको बैलेंस शीट पूछा तो ये बेसिक आपने इस चीज को ख्याल रखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं, हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पूछा है, तो यहाँ पे जो जो आइटम दिए, तो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑथोराइज पे अपन 2 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तो कोई भी चेंजेस नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथोराइज 1 लाख है, और इश्यूड है आपका 80,000। तो यहां पर आप देखेंगे जब ये एक्सट्रैक्ट जब बना है, उसमें नोट 1 जो आपका शेयर कैपिटल से जो रिलेटेड है, उसमें पहले उसने इक्विटी बोला, इक्विटी शेयर, मैं पहले प्रेफरेंस की बात कर लेता हूं। तो प्रेफरेंस का ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड सब्सक्राइब ये नीचे आएगा, सॉरी ये नीचे आएगा इशूड। ओके, तो यहाँ पे ऑथोराइज कितना आपका 1 लाख, मगर ये काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्यों रहता है, ये सिर्फ रहता है आपका वहां पे इंफॉर्मेशन भी। मगर आपने इश्यूड सब्सक्राइब फुल्ली पेड 8,000 शेयर्स इश्यू करे, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हुआ 80,000 रुपए, ये वो आपका प्रेफरेंस शेयर। ओके, अब उसके बाद अपन आते इक्विटी शेयर कैपिटल पे। इक्विटी शेयर कैपिटल के ऑथोराइज पे मैं आता हूं। अभी यहाँ पे आप 1,12,500, 1,12,500 कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। 1,12,500 आपका ये इक्विटी शेयर का ऑथोराइज है, 10 रुपए का है, तो ये हुआ 11,25,000। Now issued, subscribed and fully paid up 1,12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। अब ये यहाँ पे आपने बोनस शेयर कितने की थी, कितने बोनस शेयर दिए, 22,500।
तो हमेशा जो भी बोनस शेयर्स हो या कोई और चीज, फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स के बदले में आपने कोई फिक्स एसेट दी, तो अदर देन कैश कंसीडरेशन फिक्स एसेट लिए शेयर्स के बदले में, तो जब भी अदर देन कैश कंसीडरेशन अगर कुछ होता दैट शुड बी मेंशन एज पर शेड्यूल 3 कि आपने बताओ। तो यहां पे आपका भलाई आपका ये इशू ये कैसे 1,12,500 है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मगर 1,12,000 में ये तो आपको पता है कि अभी 22,500 आपने बोनस शेयर्स दिए, तो ये बोनस शेयर्स 22,500 जी, तो वो मेंशन करना पड़ेगा कि 22,500 की बोनस शेयर है, दैट इज अदर देन कैश कंसीडरेशन। तो टोटल आपका हुआ, पहले 90,000 था आपका इश्यूड और अभी 22,500, तो 90,000 प्लस 22,500 वो होता है 1,12,500। तो ये तो आपका ऑथोराइज्ड है, इसको मत काउंट करना। और ये आपका है इश्यूड सब्सक्राइब, तो ये आपका 11,25,000, ये 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय वो आपका 10 रुपए का एक शेयर, तो 11,25,000। और ये आपका इक्विटी, ये आपका प्रेफरेंस का, तो ये दोनों की टोटल ये आई है 12,05,000। करो एक बार, 11,25,000 प्लस 80,000, ये आया आपका 12,05,000 रुपए, ये टोटल आपका। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये आपने 12,05,000 रुपए ये यहां पर लिख दिए। अब मैं पहले ये रिजर्व एंड सरप्लस इस सब में अपन जाते 2 मिनट में, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू ऑथराइज कैपिटल मुझे आपसे डिस्कस करना है। अब मैं कहता हूं कि किस ऑथराइज कैपिटल, कभी इंस्टीट्यूट के आप सजेस्टेड आरटीपी एमटीपी में कोई अलग देखोगे, कभी कुछ अलग देखोगे, तो 2 अलग अलग तरीके से आप वहां पर दिखेगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अब अगर इस पॉइंट को आप समझ लो, और इंस्टीट्यूट भी मानती कि दोनों सही, उन्होंने अपने मटेरियल में बात लिखी है, मटेरियल में बात लिखी है, वो मैं आपसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी का ऑथोराइज कैपिटल हमारा क्वेश्चन में जो हमको ऑथोराइज कैपिटल दिया, इक्विटी का ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, इक्विटी का ऑथोराइज कैपिटल यहां पे दिया है हम लोगों को। इस क्वेश्चन में इक्विटी का ऑथोराइज कैपिटल ये देखेंगे 1,00,000 शेयर थे, कितने थे 1,00,000 शेयर, लेकिन आपने इश्यू कितने करके रखे थे 90,000 रुपए। इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, तो मैं कहता हूं कि 1,00,000 में यहां लिखता हूं 1,00,000 शेयर मेरे इश्यू करके, पहला फर्स्ट चीज, बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके बता रहा हूं कि 1,00,000 शेयर हमारे ऑथोराइज्ड है, ठीक है। बोनस शेयर्स कितने दे रहे, बोनस शेयर्स दे रहे हम लोग 22,000, बोनस शेयर्स अभी कितने दे रहे 22,500। तो एक हो सकता है कि इसमें मैं 22,500 ऑथोराइज, पहले का 1,00,000 है वो, मैंने बोला और 22,500 बोनस दिए तो ऑथोराइज में ऐड कर दो। तो ये ऑथोराइज की फिगर, आपने ऑथोराइज कैपिटल, एक आपने ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज, ये ऑथोराइज एक है कि 1,00,000 पहले से था, 22,500 के मैंने बोनस दिया, तो ऑथोराइज को मैं यहां पे लिख दूं 1,22,500 यहां पे ऑथोराइज को लिख दूं, 1,22,500 में ऑथोराइज को लिख दूं। तो क्या ये सही है, ये सही है, ये भी चलता है। एक और ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट दोनों करेक्ट मानती है कि आपका भलाई अभी कितना 1,00,000 ऑथोराइज कैपिटल है, 1,00,000 ऑथोराइज एग्जिस्टिंग है, लेकिन आपका इश्यूड तो 90 ही है ना, इश्यू कितना है आपका, इश्यूड तो 90 ही है बेटा। तो आपको इश्यूड 90 है, तो अगर मैं 90,000 प्लस 22,500 करूं तो 1,12,500 ही होता है। तो वो कहते हैं कि यहां पर जो आपका ये जो आपका 1,00,000 जो आ रहा है आपका, 1,00,000 जो आ रहा है आपका, इसमें मैंने यहां पे सिर्फ 12,500 से और ऐड करो। कैसे 12,500, देखो 90,000 है इश्यूड करे, प्लस बोनस शेयर 22,500, तो ये कितना हो गया 1,12,500 माइनस एग्जिस्टिंग 1,00,000, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना आपका 1,00,000 है। तो टोटल देखो 90,000 पहले से है इश्यूड, अभी 22,500 किया तो 1,12,500 हो गया, और बोलता 1,00,000 ऑथोराइज ऑलरेडी है, तो 12,500 से ही बढ़ाओ और इसको कर दो आप 1,12,500। इन अदर वर्ड्स जो आपने ऑलरेडी इश्यू करे 90,000, उसमें बोनस शेयर 22,500 आप ऐड कर दो, 22,500 आप ऐड कर दोगे तो वो आपका, एक सेकेंड, हाँ 22,500 ऐड करो तो वो टोटल आ जाता है आपका 1,12,500। तो सर हमने कैसे लिखना, जो टोटल ऑथोराइज कैपिटल है उसमें 22,500 ऐड करूं, जो इश्यूड है उसमें करूं, तो इंस्टीट्यूट कहती कि दोनों सही है, दोनों सही है। बल्कि इनफैक्ट पहले नहीं बोलती थी, मगर कोई सजेस्टेड में कुछ, मटेरियल में कुछ, आरटीपी में कुछ ऐसा कर दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे यार, वहां पे तो ऑथोराइज उन्होंने टोटल ऑथोराइज में बोनस को ऐड करके कर दिए, यहाँ पे इश्यूड में उन्होंने बोनस को ऐड करे, तो कौन सा ले, बोथ आर करेक्ट। इनफैक्ट ये सोल्यूशन में भी यहाँ पे मैंने जो ये आपको लिखा हुआ, ये इंस्टीट्यूट नहीं, ये इंस्टीट्यूट का ही है, ये जो नोट है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसा नोट लिखा हुआ है। इट हैज बीन एंश्योर्ड दैट ऑथराइज कैपिटल
after bonus issue should not be less than the issued capital including bonus. In all the practical problem, the authorized capital may be either may either be increased by the amount of bonus issue or the value of additional share value of bonus share issued less unissued authorized capital, that is excess of authorized capital in comparison to the issue shares before बोनस इशू. तो अब वो तो सेंटेंस से कंफ्यूज मत हो ना. उसका कहने का मतलब ये है, वो आपसे जो इंस्टीट्यूट कहना चाह रही है कि वो कहती है कि दोनों चलता है, हमको दोनों चलता है. मतलब वो कहती है कि जो आपका ऑथोराइज कैपिटल ये 1 लाख है और जो आपका 22,500 है इसको बस ऐड कर दो तो वो 1,22,500 भी चलता है. यह जो 1 लाख है फिर इसमें देखो कि भाई हम लोगों को तो 90,000 इशूड है और अपने को 90,000 इशूड है, 22,500 बोनस दे रहे तो 1,12,500 होता है. तो ऑलरेडी 1 लाख है तो 12,500 से बढ़ा लो तो 1,12,500 हो जाता है. तो इसलिए 12,500 से बढ़ा है तो 1,12,500 हो गया. बोथ आर करेक्ट. जो सेंटेंस मैंने रीड करा ना अभी नेक्स्ट 2 मिनट पहले, ये वाला, ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ऐसा दिया हुआ है. तो दोनों सही है, वो कहते हैं दोनों चलता है. तो कभी आपने कोई सजेस्टेड में या आरटीपी में कभी कोई, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि कभी आपने 1,22,500 ऑथोराइज देख लिए तो ये बोलना रे 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 ये तो गलत हो गया, 1,12,500 नहीं, वो भी चलता है और ये भी चलता है. बोथ आर करेक्ट. ओके, अब अपन आते कि हमने पहले शेयर कैपिटल की बात करें, नोट 1 रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते. तो रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में हम लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस कौन कौन से दिया है? जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज कलेक्टेड इन कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जनरल रिजर्व हमने कौन कौन से यूटिलाइज करे? हमने इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूटिलाइज करे, जनरल रिजर्व भी पूरा यूटिलाइज करे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिर्फ हमने कितना करे? 45,000. ये मुझे याद है एंट्री पास किए थे ना. तो यहां पर अब नोट्स टू अकाउंट में आप देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज है आपका, दैट इज 35,000. उसको तो आप यूटिलाइज कर भी नहीं सकते रिवैल्यूएशन को, तो ये 35,000. उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम जो 20,000 था उसको आपने यूटिलाइज कर ली तो इसलिए आउटर कॉलम पे 0. जनरल रिजर्व 1,60,000 था उसको भी आपने यूटिलाइज कर ली तो आउटर कॉलम पे 0. पीएनएल का बैलेंस 2,05,000 था और आपने यूटिलाइज उसको करे 45 तो आउटर कॉलम में 1,60,000. तो 1,60,000 आउटर कॉलम पे ये. तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप यहाँ पे करते हो तो वो आता है 35 प्लस 1,60,000 दैट्स कम 1,95,000. तो यहाँ पे आ गया 1,95,000. उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग. यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर. तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग सिक्योर 12% डिबेंचर 5 लाख क्वेश्चन में दिया एज इट इज, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है. तो ये 5 लाख रुपीज. तो ये टोटल. तो आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट टेली, अरे एक्सट्रैक्ट है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी बस उसके बेसिस पे अपने को यहाँ पे लिखना है. तो इस तरह का क्वेश्चन 6 या 8 नंबर का आपको आ सकता है. तो ये जो हमने सारा डिस्कशन किया वो किससे रिलेटेड करे? रिलेटेड टू बोनस शेयर. लेकिन इस चैप्टर का नाम है आप लोगों का, इस चैप्टर का नाम है बोनस एंड राइट इशू. इस चैप्टर का नाम है बोनस एंड राइट इशू. तो वैसे तो देखा जाए राइट इशू में भी 2 पार्टी इंवॉल्व होती है, एक वो हर ट्रांजेक्शन की तरह, एक वो कंपनी जो राइट इशू कर रही और एक जो जिसको शेयर्स दिए ऑफर करे जा रहे. तो जिसको ऑफर करे जा रहे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग चैप्टर में नहीं करना है, वो हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे. वहीं पे जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, जिसको राइट इशू ऑफर करेंगे उसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो भी इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर होता है. लेकिन जो कंपनी शेयर्स यहाँ पे इश्यू कर रही है तो उसकी बुक्स में कोई खास एंट्री है? कंपनी जो शेयर्स इश्यू कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू? तो राइट इशू होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग शेयर्स ऑफर करते. कंपनी फर्स्ट ऑफर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से कम कीमत पे हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे. क्या कर रहे? मार्केट प्राइस से कम कीमत पे हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने बोले कहां इतना हेडेक, मार्केट में शेयर्स इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट करो उसमें और कॉस्टिंग बढ़ती. तो हमने बोले थोड़ी कम कीमत में इस शेयर्स को अट्रैक्टिव बनाते और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको पहले ऑफर करते, उन्होंने नहीं खरीदे तो बाहर बेचेंगे मार्केट में. दिस इज राइट इशू. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर, अब यहाँ पे अकाउंटिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू सेम एज फॉर इशू ऑफ शेयर. तो कंपनी जो राइट इशू ऑफर करे उसकी बुक्स में अकाउंटिंग कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल है. नॉर्मल वही एंट्री जो इशू ऑफ शेयर्स की होती है. शेयर्स ही तो इशू कर रही ना, वो बस बाहर वालों के बदले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है, लेकिन शेयर से इशू कर रही है. एंड लोअर देन मार्केट प्राइस. आप फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं करी, मार्केट प्राइस से कम पे कर रही. तो नॉर्मली होंगी, सपोज
आपने 10 रुपए के शेयर को मार्केट में 15 का, हम 12 में कर रहे, तो 10 से कम, फेस वैल्यू से कम पे नहीं आ रहा हो, तो आपने एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 12, टू शेयर कैपिटल 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। तो ये आपने नॉर्मल जो शेयर्स इशू करते हैं उसी की एंट्री होती है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो वैसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते, उसके अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर में कवर नहीं है राइट इशू। अकाउंटिंग जो इन्वेस्टर है उसकी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग एंट्री होंगी, जो ये शेयर्स खरीद रहा है, राइट इशू जिसको ऑफर करे जा रहे, वो आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर है। वो कहां पे कवर है आप लोग का, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में वो चीज कवर है। तो यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फिर इस चैप्टर में कवर क्या है, एक सिंपल सा वैल्यू ऑफ राइट का एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सिर्फ आपको इस चैप्टर में कवर है यहां पे। अदरवाइज वो इन्वेस्टर जिसको आप राइट इशू दे रहे हो वो अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर है। कंपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग हुई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, नॉर्मल जो शेयर्स इशू करते हैं उसकी एंट्री पास होती है। बोनस शेयर्स इसमें ये फर्क है कि बोनस शेयर्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे, ये पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करे फिर वे बाहर वालों को हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो यहां पे पैसा आएगा, बोनस शेयर्स में पैसा नहीं है। और एक और पॉइंट, बोनस शेयर्स कोई डिविडेंड का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये मत कहना कि किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स दिए तो उसको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं, डिविडेंड तो है वो तो कैश में दिया, कैश मतलब पैसा दिया जाता है डिविडेंड का, तो बोनस में कोई पैसा थोड़ी ना दे रहे, आप शेयर्स दे रहे हो। तो यू कैन नॉट से डिविडेंड इज बोनस इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिविडेंड ना, डिविडेंड एक अलग चीज है, बोनस एक अलग चीज है। अब हम आते तो इस चैप्टर में राइट इशू एक बहुत छोटा सा पार्ट आपको कवर है। तो कंपनी जो इशू कर रही है उसकी बुक्स में कुछ भी ऐसा एडिशनल एंट्री नहीं जो आपको सीखना पड़ रहा है, नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री है। और जो इन्वेस्टर है उसकी बुक्स में कैसे एंट्री पास होगी वो हम आगे इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट बोनस भी जब आप शेयर होल्डर्स को देते हो, इन्वेस्टर है उसकी बुक्स में कैसे एंट्री पास होंगी वो भी इन्वेस्टमेंट चैप्टर में आएगा। तो यहां पे राइट इशू के बारे में फिर क्या पढ़ना है, तो ध्यान से समझेंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको हमने राइट इश्यू मतलब कम कीमत पे, मार्केट से कम कीमत पे शेयर्स ऑफर करे, तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो सकता है, यहां पे देखो लिखा अकाउंटिंग कवर्ड इन इन्वेस्टमेंट चैप्टर लिखा हुआ अभी यहां पे। अब उसके पास पहला ऑप्शन, इसको हमने ऑफर करे, तो पहला ऑप्शन है कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले। शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले मतलब वो शेयर्स को वो खरीद ले, सब्सक्राइब मतलब पहला कि खरीद ले। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर सिंपल है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, उसने शेयर्स खरीद लिया। दूसरा ऑप्शन है लैप्स हो गया या उसने रिजेक्ट कर दिया। लैप्स का मतलब एक रीजनेबल टाइम देते, 15 दिन कुछ दिए उसको कि आप बताओ शेयर्स खरीदना चाह रहे हो कि हम आपको ऑफर कर रहे कम कीमत पे, तो 15 दिन तक जवाब नहीं तो लैप्स हो गया। या उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने साफ साफ बोल दिया कि नहीं लेना है मेरे को, नहीं लेना, तो फिर उसकी बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं पास होगी इसकी। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो या तो सब्सक्राइब करेंगे, या अगर सब्सक्राइब नहीं करता है तो वो कहेंगे कि चलो भाई मैं नहीं खरीद रहा हूं, मैं सपोज आप कंपनी आपने मुझे ऑफर करे, तो आपने मुझे ऑफर करे तो मैंने बोला कि मैं नहीं खरीदना चाहता, सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने कहा कि देखो मेरा एक रिलेटिव है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं राइट्स बेच रहा हूं, सेल राइट्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे राइट्स बेच रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान से इस चीज को, राइट्स बेच रहा हूं, यहां पे मैं कोई शेयर्स नहीं बेच रहा हूं, इस चीज को समझना। आप कंपनी आपने मुझको शेयर्स ऑफर करे, तो मैं यहां पे शेयर्स नहीं बेच रहा हूं, प्लीज इस पॉइंट को समझना, मैं यहां पे शेयर्स नहीं बेच रहा हूं, मैं यहां पे क्या बेच रहा हूं, मैं राइट्स बेच रहा हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने मुझे कम कीमत पे ऑफर करे, ये शेयर्स मुझे ना देते हुए मेरे रिलेटिव आप उनको दे दो कम कीमत पे, तो वो भी चलता है। तो इससे कहते हैं कि राइट्स बेचना। लेकिन मैंने जो मेरा रिलेटिव जिसको मैंने कहा कि आप ये ले लो, ये यहाँ पे ऑफर कर रहे हो जो शेयर्स, मैंने कहा कि ये इनको दे दो कम कीमत पे, तो आप कंपनी आप मुझे ऑफर कर रहे थे, आपने मुझे ऑफर किया और मैंने कहा कि मुझे ना देते हुए ये कम कीमत पे मेरे रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, सपोज ये रिलेटिव है, तो मुझे ऑफर किया, मैंने कहा आप मुझे ना देते हुए मेरे रिलेटिव उनको कम कीमत पे, मेरे फ्रेंड है उनको कम कीमत पे दे दो। तो मैंने उनको कम कीमत पे आपको बोला दे दो, तो आप मेरे बदले उनको दे रहे हो, लेकिन मैंने अब उनसे ट्रांजेक्शन किया, मैंने उनको देखो यार मैंने आपको कम कीमत पे शेयर्स दिला दिया, कम कीमत पे शेयर्स दिला दिया, तो मुझे कुछ आप पैसे दो उसके बदले में, क्योंकि मार्केट रेट में जो है उस रेट से कम कीमत पे मैंने आपको शेयर्स दिलवा दिया, तो मुझे आप क्या करो उसके बदले में कोई पैसा दो। तो उससे कितना पैसा लेना चाहिए, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट, कि मैंने शेयर्स नहीं बेचा, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने शेयर्स में अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं, वो आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करते तो पीएनएल में जाता है, कभी इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट, तो वो एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर का डिस्कशन है। लेकिन यहां पे सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट की बात चल रही कि मैंने उनको बोला कि भाई साहब कि मैंने आपको कम कीमत पे शेयर दिलवा के दिया, मार्केट में जो कीमत उससे कम कीमत पे दिला के दिया,
तो आप मुझे कुछ पैसा दो, तो मैंने आपको राइट्स बेचा उसके लिए, तो मैंने उनसे कितना लेना चाहिए, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। नाउ हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट, सिर्फ आपको इस चैप्टर में उतना ही पार्ट है कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग एंट्री जो इन्वेस्टर है, अकाउंटिंग एंट्री जो इन्वेस्टर है वो अपनी बुक्स में कैसी एंट्री पास करें इस राइट इश्यू, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर का पार्ट है। इस चैप्टर में सिर्फ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट इज कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय कम राइट वैल्यू, कि मार्केट प्राइस राइट इश्यू के पहले कितनी थी, मार्केट प्राइस राइट इश्यू के पहले कितनी थी, और राइट इश्यू जब कर दी कंपनी ने उसके बाद मार्केट प्राइस क्या हो। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट प्राइस राइट इश्यू के बाद कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बहुत डिमांड रहती। क्यों? जैसे कंपनी ने ऑफर करी, अनाउंस करी मार्केट में कि हम राइट इश्यू कर रहे, तो अभी उसने अनाउंस करी से, तो क्या होता है मार्केट में हड़कंप मच जाती है, अरे कम कीमत पे कंपनी शेयर दे रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उसकी क्या मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फिर उस शेयर को बेचते भी है, क्या डिमांड बढ़ गई मार्केट में। क्यों? क्योंकि अब उनको कम कीमत पे कंपनी ऑफर कर रही है, तो दैट इज कम राइट वैल्यू। तो राइट इश्यू के पहले की जो मार्केट वैल्यू दैट इज कम राइट वैल्यू। मगर वो जब राइट इश्यू बढ़ गए तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। डिमांड क्यों बढ़ती? क्योंकि कंपनी कम कीमत पे ऑफर करी थी, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती मार्केट में। तो वो वैल्यू ऑफ राइट इज कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। तो व्हाट इज कम राइट वैल्यू? मार्केट प्राइस बिफोर राइट इश्यू। व्हाट इज एक्स राइट वैल्यू? मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू। तो कम राइट वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा कि इतना। वैसे एग्जाम में इस पे राइट इश्यू पे इस तरह वैल्यू ऑफ राइट क्वेश्चन आया नहीं, मगर हो सकता है आरटीपी में हमेशा देता है वो क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कोई अटेम्प्ट में आपके अटेम्प्ट में 4 नंबर का एक आध पूछ ले, तो अपने को पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे कम राइट वैल्यू मार्केट प्राइस बिफोर राइट इश्यू आपको क्वेश्चन में देगा कि इतने शेयर्स इसके पास पहले से थे और मार्केट प्राइस इतनी थी, वो शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके कम राइट वैल्यू आ जाएंगी। मगर यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स राइट वैल्यू मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू, तो इसका ये फॉर्मूला क्या है? कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर। व्हाट इज कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर? कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स क्या है आपके पास, सपोज 10,000 है और मार्केट में कितनी कीमत है उसकी, कम राइट वैल्यू ए पर शेयर, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर प्लस आपने जो प्लस फिर राइट इश्यू मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, आपको कितने शेयर्स ऑफर करे गए राइट इश्यू और कितने में ऑफर करे गए। तो कितने शेयर्स ऑफर करे गए राइट इश्यू और कितने में करे, तो ये आप इसको टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे और राइट इश्यू कितने ऑफर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा आपका एक्स राइट वैल्यू। ये कम राइट वैल्यू में से एक्स राइट वैल्यू को माइनस करोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट अभी सामने फिगर्स आएंगी तो मैं और ये पॉइंट को वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, मगर ये एग्जामिनेशन में आपको सिंपल वैल्यू ऑफ राइट हो सकता है कि कभी कैलकुलेशन आ जाए, हो सकता है कभी कैलकुलेशन आ जाए, अभी तक नहीं आया। 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है कि 4 नंबर 4 मार्क्स काफी है इसके लिए, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है कभी ये आ जाए। तो कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू क्वेश्चन में दी भी रहेंगे आपको कि एग्जिस्टिंग शेयर इतने, मार्केट में प्राइस इतनी, तो उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज कम राइट वैल्यू। व्हाट इज एक्स राइट वैल्यू? मार्केट प्राइस आफ्टर द राइट इश्यू। तो हाउ वी कैलकुलेट कम राइट वैल्यू की आज की वैल्यू कितनी है और आपको जो ऑफर करा गया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो एडिशनल शेयर्स आपको जो ऑफर करे गए राइट इश्यू में, उसकी क्या कीमत, कितने शेयर्स ऑफर गए, कितने कीमत पे ऑफर करे गए, तो टोटल हो गया, उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करो तो आपकी एक्स राइट वैल्यू हो जाएंगी। एंड कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ राइट। इतना अमाउंट मैंने, जिसको मैं राइट्स बेच रहा हूं, नॉट शेयर्स, राइट्स बेच रहा हूं, उससे मैंने इतना पैसा लेना चाहिए। ओके, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते तो ये पॉइंट वहां पे और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहां पे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 तक देखें, तब राइट इश्यू पे हम लोग यहां पे देख रहे। वो कहता है हमसे ए कंपनी ऑफर्स न्यू राइट शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। हर 4 शेयर के बदले में, हर 4 शेयर के बदले में कितने शेयर्स राइट इश्यू ऑफर कर रहे? 1। और कितने रुपए में करे? 100 रुपए का है, 120 में करोगे तो महंगा करे, अरे मार्केट में और महंगा होगा, अपने को उससे कम में ही करेंगे। तो प्रीमियम 20 रुपए 20%। यहां पे कहता है कि द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹40। तो यहाँ पे 140 रुपीज 140 है, तो 140 कम राइट वैल्यू पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो हाउ वी कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर? ये फॉर्मूला उसका, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स equals to कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट इश्यू। देखो यहां पे समझो आप क्या है,
मैंने कहा कि मेरे पास आज कितने शेयर्स है, मेरे पास इसे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, 4 के बदले में, तो एग्जिस्टिंग अपन मानते 4 शेयर। तो मैंने कहा 140 रुपए का एक शेयर आज मार्केट में और मेरे पास 4 शेयर्स है, प्लस आज उसने मेरे को 4 के बदले में एक शेयर, तो एक शेयर ऑफर कितने में करा उसने, 120 रुपए में एक शेयर ये ऑफर किया, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, 4 शेयर आज मेरे पास है, एक ऑफर करा, तो ये आपकी एक्स राइट वैल्यू आ जाएंगी, एक्स राइट वैल्यू। सो 140 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आता है 136। तो रुपीज 136 इज एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। तो यहां पे वैल्यू ऑफ राइट भी उसने पूछा है, तो वैल्यू ऑफ राइट इसमें कम राइट वैल्यू मैंने एक्स राइट वैल्यू, तो कम राइट वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी 140, तो 140 माइनस 136 जो अभी कैलकुलेट करे तो 4 रुपए, तो एक शेयर पे मैंने उससे कितने लेना चाहिए, 4 रुपए वैल्यू ऑफ राइट लेना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन ये लिखा हुआ है, ये सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है कि कभी कोई अटेम्प्ट में आ जाए, वैसे अभी तक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई अटेम्प्ट में आ जाए। फिर आगे हमसे कहता है नेक्स्ट पॉइंट, ए कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each as its issued share capital and having a market value of ₹45 issued right issue for ₹45 issue right shares in the ratio of 1:5 at an issue price of ₹25, अच्छा 45, ओके। अब देखो क्या हुआ कि कंपनी ने यहां पे कितने शेयर है उनके, 1 लाख, अब वो ऑफर कर रही है 1:5 मतलब 5 के बदले में, तो 20,000 शेयर ऑफर कर रही है। तो 20,000 शेयर अगर वो ऑफर कर रही और 25 रुपए, मार्केट में कीमत 45 होंगी, वो 25 रुपए पे ऑफर करे, कितने पे ऑफर कर रहे, 25 रुपए पे वो ऑफर कर रहे हैं। तो भाई यहां पे फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 रुपए, मतलब 10 रुपए के शेयर को वो 25 रुपए पे ऑफर कर रहे, तो 15 रुपए भी प्रीमियम है। 20,000 शेयर, कैसे 20,000 शेयर, 1 लाख शेयर है, 5 पे एक राइट इशू दे रहे, तो अगर 1 लाख 5 है तो एक कितना, दैट्स कम 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर और 25 रुपए, तो एंट्री पूछा सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया 20,000 शेयर और एक शेयर पे कितना 25, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट्स कम 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती, तो 10, ये आ गया आपका 2 लाख। 20,000 शेयर आप वो ऑफर करे 25 पे, 10 की चीज 25 मतलब 15 प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय 15 दैट्स कम 3 लाख रुपीज। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो नॉर्मल एंट्री हो सकता है, कोई अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन आया नहीं वैल्यू ऑफ राइट पे, लेकिन हो सकता है कि आपको वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने बोल दे और साथ में वो आपको बोले कि वो इश्यू की कोई एंट्री पूछ, इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर को आपसे पूछ सकती है। अब यहां पे हमारा डिस्कशन, ये हमारा चैप्टर बोनस एंड राइट इश्यू खत्म होता है। सो एक बार हम फट से रिवाइज करते इसको 2 मिनट में और इस सेशन यहाँ पे हम खत्म करते। तो यहाँ पे हमने देखे व्हाट इज बोनस शेयर, बोनस शेयर जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है, उसकी कुछ कंडीशंस है, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग, दे शुड नॉट, कंपनी शुड नॉट बी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट or any statutory dues like provident fund, gratuity, pension and partly paid up share if and that should be made fully paid up। उसके बाद कंपनी यहाँ पे इनकी इन्वेस्ट, जिनको हम बोनस शेयर दे रहे उनकी अकाउंटिंग एंट्री इन्वेस्टमेंट चैप्टर में कवर होगी। हम यहाँ पे जो कंपनी ने शेयर्स इशू करी बोनस, वो कैसे एंट्री पास करेंगे, एक आपका जो सेक्शन 63 डील करता है, वो कहते हैं कि जो रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते, हमने बोले एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम दैट शुड बी कलेक्टेड इन कैश और फ्री रिजर्व, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने सीआरआर करना चाहिए, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो सीआरआर करना चाहिए, फिर प्रीमियम और उसके बाद फ्री रिजर्व करना चाहिए। और ये बोनस शेयर्स कोई डिविडेंड का रिप्लेसमेंट नहीं है, डिविडेंड एक अलग चीज है, बोनस एक अलग चीज है। अब इसकी एंट्री हमने यहाँ पे देखे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, ये बोनस कैंसिल हो जाता है। अब एग्जाम में मत कैंसिल करके आना, समझाने के लिए मैं कहता हूं। तो नेट इफेक्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन आप दूसरा एक होता है आपका कि आप अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करें, लेकिन जो अनकॉल्ड अप अमाउंट है वो उनसे बुला नहीं रहे, वो हम रिजर्व के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं। लेकिन इस केस में हम सिर्फ फ्री रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हैं, हम सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकते। और एक और चीज, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हम यूटिलाइज यहां पर भी नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते दोनों केस में।
अब यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे पास होती है, जब पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप कर रहे हो तो पहले आपने रिजर्व्स को कम करे, ये सिर्फ फ्री रिजर्व है, यहाँ पे रिजर्व को कम करे, बोनस टू शेयर होल्डर लाइबिलिटी क्रिएट करे, फिर फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पास करे, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, लेकिन इससे पैसा नहीं आएगा तो ये आपने इन द फॉर्म ऑफ बोनस है, तो आपको जो लाइबिलिटी देना था, लाइबिलिटी जो क्रिएट करे उसको आपने यहाँ पे कैंसिल करे, उनसे पैसा ना बुला के, और उसके शेयर फाइनल कॉल को यहाँ पे क्रेडिट करे। ये हमारा बोनस शेयर से हुआ। अब राइट इशू से सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ राइट आ सकता है। हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय कम राइट वैल्यू, जो वैल्यू आपके राइट इशू के पहले, और एक्स राइट वैल्यू जो वैल्यू आपके राइट इशू के बाद। हाउ वी कैलकुलेट एक कम राइट वैल्यू देगा एक्स राइट वैल्यू, हाउ वी कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर नंबर मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर जो कम राइट प्राइस था, प्लस जो ऑफर करा गया वो शेयर और कितने में ऑफर गया वो अमाउंट, तो टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट इज एग्जिस्टिंग शेयर और जो शेयर हमको ऑफर करा गया। तो ये हमारा सारा का सारा डिस्कशन रिलेटेड टू बोनस एंड राइट इशू। तो ये चैप्टर का रिवीजन हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को रिवाइज करेंगे और उस पर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।